इस फिनांस की क्लास में आपको कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। कंप्यूटर में कितनी तरह की जनरेशन्स होती हैं और जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट आया था, कौन सी लैंग्वेज आई थी, कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप हुए थे। ये सब कुछ आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लें जनरेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आप देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे कंप्यूटर हमारे डेवलप होते हैं वैसे वैसे जनरेशन बन गए। मतलब पहली जनरेशन में कंप्यूटर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था तो उसको फर्स्ट जनरेशन, जैसे और डेवलप हुआ तो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन इस समय चल रही। तो जनरेशन हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से उनको जनरेशन नाम दे दिया जाए। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में अगर आप आते हैं, द फर्स्ट जनरेशन यूज अ वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा कंपोनेंट होता था वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। टेक्नोलॉजी एंड वर बिल्ट बिटवीन 1942 एंड 56 के 56 के आसपास हमारी पहली जनरेशन स्टार्ट हुई थी। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, वर सस्पेंसिव एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। वैक्यूम ट्यूब पहली बात होता क्या है, किस तरह का बना होता है वो आपको समझना चाहिए। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, जैसे इस समय सूर्य वाले बल्ब आते हैं फिलहाल, जिनमें बीच में फिलामेंट लगा होता है। जो सूर्य बल्ब आते हैं 20-25 रुपए वाले, इनमें आप देखते हैं बीच में फिलामेंट लगा होता है। सेम वैक्यूम ट्यूब इसी तरह बने होते हैं। आप इनमें क्या होता है, चाहे तो फिलामेंट रहता है तो हीट ज़्यादा करेगा और रिलायबल नहीं ना, लंबे समय तक नहीं चल सकते। जहाँ पावर सप्लाई ज़्यादा मिली तो खराब भी हो जाएंगे। मतलब एक तो रिलायबल नहीं है, ज़्यादा समय तक चलेंगे नहीं, और दूसरा अगर आप जहाँ पर भी इनको ज़्यादा लगाएंगे तो वहाँ पर हीट बहुत रहेगी। और बेसिक आपको पता है कि कंप्यूटर हमारा ठंडा रहना जरूरी, इसलिए आज के समय कंप्यूटर में फ़ैन लगे होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो पहले भी वैक्यूम ट्यूब से बहुत ज़्यादा हीट होती थी और एक कंप्यूटर में हज़ारों वैक्यूम ट्यूब लगाने पड़ते थे तब एक कंप्यूटर हमारा चल पाता था। वैक्यूम ट्यूब का काम वही रहता है जो आज प्रोसेसर करता है, प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है और एनर्जी देने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था पहले के समय में। विच मेड दिस कंप्यूटर वेरी एक्सपेंसिव ओनली अफोर्डेबल टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंप्यूटर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था, सिर्फ बड़ी बड़ी संस्थाएं इसकी अफोर्ड कर सकती थी। मशीन लैंग्वेज वाज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर दिस कंप्यूटर एंड दे कुड नॉट मल्टीटास्क। मतलब यहाँ पर क्या मशीन लैंग्वेज होती, वाज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस कंप्यूटर, उसमें मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी। एंड दे कुड नॉट मल्टीटास्क, मतलब एक कंप्यूटर पर आप एक समय में ओनली वन वन टास्क कंप्लीट करा सकते थे, एक से ज़्यादा टास्क आप कंप्लीट नहीं करा सकते थे। तो अगर आप पहली जनरेशन में आए तो पहली जनरेशन में आपको क्या क्या मेन ध्यान रखना है, का आपको टाइमिंग पीरियड ध्यान रखना है, 1940 टू 56 में आया था। दूसरा आपको कंपोनेंट ध्यान रखना है, वैक्यूम ट्यूब आया था। तीसरा कहाँ पर कंप्यूटर का यूज होता था, ज़्यादातर कंप्यूटर आपको साइंटिफिक रिसर्च सेंटर वगैरह मिलते थे, आम जनता कंप्यूटर यूज नहीं करती थी और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि ऑफिस वगैरह में भी कंप्यूटर का यूज नहीं होता था, बहुत कम, ना के बराबर होता था। और नंबर 4 मल्टीटास्क था कि कंप्यूटर में मल्टीटास्क नहीं कर सकता था। यहाँ पर केवल एक सिंगल टास्क एक समय पे आप परफॉर्म कर सकते थे, एक सारा टास्क आप वहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज यहाँ पर यूज होती थी। कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप था। पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज होता था इनपुट करने के लिए और आउटपुट आपको पेपर टेप पे दिखना था। मतलब पंच कार्ड की मदद से आप इनपुट कर सकते थे, पेपर टेप पे आपको आउटपुट दिख जाता। मतलब पहले मॉनिटर वाला कोई सिस्टम नहीं था कि सामने मॉनिटर स्क्रीन पे आपको आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा जिसको देख के आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको पंच कार्ड पे आता था और पेपर टेप पे वो प्रिंट आउट होकर हमारा आता था। इस तरह से कंप्यूटर पहले काम करते थे। द ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक हमारा ENIAC हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। डैट यूज 18,000 वैक्यूम ट्यूब वॉज बिल्ट इन 1943। 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। तो आप पहले अंदाजा लगाएं कि 18 कंप्यूटर बनाने में 18,000 वैक्यूम ट्यूब, मतलब एक कंप्यूटर सीधे सीधे आपका आधे कमरे का स्पेस लेता होगा, आधे से एक कमरे के बराबर का स्पेस लेता था जब पहले समय कंप्यूटर यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन में। 1943 4 were related calculation examples of the first generation include EDVEC, IBM 650, IBM 708, मैनकेस मार्क 1, मार्क 2 ETC। मतलब इतने सारे कंप्यूटर यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बने थे। तो इतना आपको पहली जनरेशन से सीखने को मिलता है। और अब इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लें, जैसे अगर आप कहीं पेपर वेपर देने जा रहे हैं तो आपको पता रहे कि हाँ जनरेशन का समय कौन सा था, कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, कौन सा कंपोनेंट यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब, कंप्यूटर के यूजेस कहाँ था। जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, संस्थाएं होती थी, उनमें या साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च में अपना यूज़ करते थे। और कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट का प्रोसेस क्या था, पंच कार्ड, पेपर ट्यूब यूज होता था, ये सारी। और कौन सा कंप्यूटर आया था, तो पहला यहाँ पर ध्यान रखने ENIAC आया था। कितनी वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी और कंप्यूटर का साइज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते थे। पहली जनरेशन में आपको इतना मोटा मोटा ध्यान रखना है। कभी भी आप पेपर देने जा रहे हैं, अपने स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं, कॉलेज में पेपर देने जा रहे हैं, तो इतना आपको ध्यान रख के जाना है पहली जनरेशन में।
इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर पर। पहले आप देख लें कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस तरह के होते थे। तो पहले आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर हमारे इतने बड़े, जैसे कि आप यहाँ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे पहली जनरेशन के कंप्यूटर होते थे। ऐसे वैक्यूम ट्यूब हमारे लगे होते थे। यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब के अलावा और भी कंप्यूटर जो आते हैं, कैपेसिटर्स वगैरह और भी ढेर सारी चीज़ें डेटा स्टोरेज के लिए, ये सब लगे रहते थे। मतलब पहली जनरेशन पे इस तरह में एक बड़े से साइज़ के कंप्यूटर होते थे, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनको चलाना ही बहुत मुश्किल था, प्लस इनको स्टोर करना, इनको रखना, इनकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मैनेज करना, ये बहुत लंबा प्रोसेस था फर्स्ट जनरेशन में। अब सेकेंड जनरेशन की तरफ हम आ जाते हैं। अगर आप सेकेंड जनरेशन में आएंगे तो सबसे पहले टाइम पीरियड क्या था, 1956 से 1963। कंपोनेंट यहाँ पर कौन सा यूज होता था, ट्रांजिस्टर यूज होता था। पहली जनरेशन में हमने आपको पढ़ाया कि वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। दूसरी जनरेशन में अगर आप आते हैं, ट्रांजिस्टर होता था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से कुछ बेटर था, बहुत अच्छा नहीं था, पर कह सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब से हमारा अच्छा था। क्योंकि अगर आप 8 ट्रांजिस्टर लगाते हैं और 10 वैक्यूम ट्यूब लगाते हैं, दोनों बराबर काम करते हैं। सीधी बात, जो 18,000 लगा रहे थे वो 1800 में हो गया। और ट्रांजिस्टर रिलायबल होते थे, सेमी कंडक्टर होते थे, इसलिए ट्रांजिस्टर हमारे रिलायबल थे, जल्दी ख़राब नहीं होते थे। मतलब जैसे वैक्यूम ट्यूब में हीट ज़्यादा हुई तो जल्दी ख़राब हो जाते थे, ट्रांजिस्टर रिलायबल होते थे, जिससे कंप्यूटर एक लंबे समय तक चल सकते थे। इनपुट आउटपुट के लिए वही पंच कार्ड, पेपर टेप। लैंग्वेज असेंबली लेवल लैंग्वेज आ गई थी। असेंबली लेवल लैंग्वेज का मतलब, जैसे पहली कंप्यूटर जनरेशन में जो आती थी, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज का यूज होता था। मशीन लैंग्वेज का मतलब होता था 0 1। अब 0 1 में हमें इनपुट करना है, फिर 0 1 में हमारा आउटपुट आएगा, कैसे उसको समझेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होता था। असेंबली में क्या होता था, आपके पास नंबर्स आ गए थे। नंबर्स के आने का मतलब क्या है कि आप 5 लिख सकते थे, पर जहाँ पर प्लस का हम लोग साइन लगाते हैं वहाँ पर हमको ऐड लिखना पड़ेगा। वहाँ पर ऐड लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, तब जाके हमारा आंसर 15 आएगा। मतलब सीधे सीधे तौर पर जहाँ आज ऑपरेटर यूज़ करते हैं आप, प्लस माइनस इंटू डिवाइड के, वहाँ पर आपको इन सिंबल्स के नाम लिखने पड़ते थे असेंबली लेवल लैंग्वेज में। और इनको कन्वर्ट करने के लिए भी एक ट्रांसलेटर आता था, जिसको असेंबलर कहा जाता था। तो हमारा असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करता था, और मशीन से जब आउटपुट आएगा तो हम, मशीन तो समझ नहीं पाएंगे 0 1 की लैंग्वेज को, तो हम असेंबलर का यूज़ करते थे, जिससे हमारा मशीन लैंग्वेज फिर से असेंबलर के तो असेंबली में कन्वर्ट हो जाती थी, जिससे हम आउटपुट समझ सकें और उसको रीड कर सकें। फिलहाल आपको इतना क्लियर हो गया होगा। पहली जनरेशन में क्या था कि हमको हर चीज़ 0 1 में ही आता था। जैसे मान ली 15 है, 15 को पहले हम बाइनरी डिजिट से 0 1 में कन्वर्ट करें, फिर उसका आंसर लें। अगर आपको बाइनरी कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो हम यहाँ पर बना देंगे। कौन से सॉफ्टवेयर बने थे, मेनली 2 सॉफ्टवेयर बने थे सेकेंड जनरेशन में, कोबाल, फोर्ट्रान। कोबाल क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज की। फोर्टान फॉर्मूला ट्रांसलेटर था, जो हमारी पहली जनरेशन के एग्जाम्पल्स थे। मतलब मशीन लैंग्वेज जैसे यहाँ पर है, तो इस तरह की लैंग्वेज यहाँ पर थी। कंप्यूशन टाइमिंग 10⁻⁻⁶। पहली जनरेशन में अगर आप आते हैं 10⁻⁻³ होता है। सेकंड जनरेशन में अगर आप आते हैं 10⁻⁻6 यहाँ पर होती है माइक्रो सेकंड। यूजेस सेम वही, साइंटिफिक एप्लीकेशन, PDP-8, IBM 1401, CDC 1604, जो हमारी सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर बने थे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, और इतना ही आपको ध्यान रखना रहता है पेपर के लिए। जितने हमने टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं, यही ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कहीं भी आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं कंप्यूटर में, तो इसको ज़रूर याद रखें। आप देख सकते हैं ये हमारी दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स इस तरह में होते थे, थोड़ा बहुत कंप्यूटर की तरह में लगते थे। ये टाइपराइटर बेस आप देख सकते हैं इस तरह में होता था। ये कंप्यूटर थोड़ा बहुत इस तरह से काम करते हैं। मतलब कुछ हमारे अच्छे हुए थे पहली जनरेशन से, पर आज के मुकाबले बहुत बेकार था। फिर अगर आप इसके बाद यहाँ पर आएंगे थर्ड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर्स पे अगर आप आएंगे, इमेज बिटवीन 1964 एंड 77 के बीच में आए थे। दिस जनरेशन यूज अ माइक्रो चिप्स। इसमें माइक्रो चिप्स आ जाती थी और इंटीग्रेटेड सर्किट, मेकिंग इट पॉसिबल टू क्रिएट स्मॉलर, चीपर एंड मच फास्टर कंप्यूटर्स। मतलब माइक्रो चिप की मदद से ही हमारा कंप्यूटर एक तो छोटे हो पाए थे, सस्ते हो पाए थे, और फास्टर मतलब तेज काम कर पाए थे। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज मच फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन। थर्ड जनरेशन की जो जनरेशन थी वो पुरानी जनरेशन से बहुत ज़्यादा बेटर और अच्छी थी। विद कंप्यूटेशनल टाइम्स रिड्यूस फ्रॉम द माइक्रो सेकेंड एंड टू नैनो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड में कंप्यूटर प्रोसेस करके हमको आंसर ला के दे देता था। न्यू इनपुट डिवाइस लाइक द माउस एंड कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड इस जनरेशन में आ गए थे हमारा, रिप्लेसिंग ओल्डर मेथड पंच कार्ड को। न्यू फंक्शनलिटी लाइट मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब मल्टी प्रोग्राम एक साथ में हो जाते थे। टाइम शेयरिंग था, टाइम कम लगता था। एंड रिमोट प्रोसेसिंग। रिमोट प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हमारा पीसी रखा है, हम इस पीसी को मुंबई से बैठे बैठे या दिल्ली से बैठे बैठे एक्सेस लेना चाहें, तो वहाँ से यहाँ से हम एक्सेस ले सकते हैं। कोड जनरेट होता है, वो कोड हम जैसे ही शेयर करेंगे तो वहाँ से बैठे बैठे आदमी यहाँ का एक्सेस ले लेगा। उसी को रिमोट एक्सेस बोला जाता है।
वर इंट्रोड्यूस अलाउइंग द मोर एफिशिएंट यूज टू द कंप्यूटर रिसोर्सेस यहाँ पर हैं। तो तीसरी जनरेशन यहाँ पर बहुत बेटर जनरेशन मानी जाती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में है। तो तीसरी जनरेशन एक रिवोल्यूशन पीरियड था कंप्यूटर का, मतलब उसके बाद जो कंप्यूटर शुरुआत हुई तो आज तक आप देख ही रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज होता ही है। किसी फील्ड आप में चले जाए, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी, अगर आप टीचर्स हैं, तो हर एक फील्ड में कंप्यूटर के बिना हमारा काम है ही नहीं। सब जनरेशन में कंप्यूटर का यूज होता ही है और सब तरह के कामों में भी कंप्यूटर का यूज होता ही होता है। दिस जनरेशन यूज आज में क्या आता था, माइक्रोचिप। अब माइक्रोचिप आने की वजह से ही हमारा कंप्यूटर इतने ज़्यादा छोटे हो पाए। पहले कंप्यूटर इसलिए नहीं यूज होते थे, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव कॉस्ट में होते थे, प्लस उनको चलाना बहुत मुश्किल होता था और उनको रखने के लिए हमें एक बहुत बड़ी जगह चाहिए होती थी। इससे क्या था कि माइक्रोचिप्स आने के था, वो सारे कंपोनेंट छोटी सी चिप के अंदर आ गए, सब कुछ उसी में फिट हो गया, तो कंप्यूटर का साइज़ कम हो गया और कंप्यूटर सस्ते भी हो गए जिनको नॉर्मल पर्सन भी खरीद सकता है और उनको यूज़ कर सकता है, और फास्टर हो गए। मतलब पहली जनरेशन में कंप्यूटर उतना ज़्यादा यूज नहीं होते थे, दूसरी में भी उतना नहीं, तीसरी जनरेशन से कंप्यूटर फास्टर हो गया, उनका वर्क ज़्यादा हो गया, जो माइक्रो सेकंड का नैनो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा अगर आप आएंगे मल्टी प्रोग्रामिंग हो गए, एक समय में ज़्यादा टास्क कर सकते थे, टाइम शेयरिंग था, रिमोट प्रोसेसिंग था, ये सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स आने की वजह से अब हमारी जो जनरेशन कंप्यूटर जनरेशन है बहुत ज़्यादा डेवलप थी, और तीसरी जनरेशन से ही हमारे यहाँ से कंप्यूटर पॉसिबल हो पाया। मतलब उसके बाद जो माइक्रो चिप्स आई उन्हीं को और अच्छा किया गया। माइक्रो चिप्स ही हमारे कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट्स था, जिसकी वजह से आज से कंप्यूटर हम लोग यूज कर पाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए तीसरी जनरेशन के मेन फैक्ट, तो सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है टाइम पीरियड, ये हमारा टाइम पीरियड कौन सा है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कंपोनेंट्स कौन सा आया था, माइक्रोचिप, इससे फ़ायदा क्या था, तो फ़ायदा आप ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड, और यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग आपको ध्यान रखना है, टाइम शेयरिंग ध्यान रखना है, रिमोट प्रोसेसिंग ध्यान रखना है, ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसमें जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ से आ गई थी, इतना आपको ध्यान रखना है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हम कोड इंग्लिश में लिखेंगे, कंप्यूटर उसको मशीन में कन्वर्ट करके हमको आंसर फिर से इंग्लिश में ला के दे देगा। यहाँ पर दो तरह के ट्रांसलेटर का यूज होता था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर की मदद से हमारा इंग्लिश का कोड कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसफर हो पाता था और फिर हमारे सामने आंसर आ पाता था। इसके बाद अगर आप देखेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, से पहले यहाँ पर कंप्यूटर ये इस तरह में यूज होते थे तीसरी जनरेशन में। अब फोर्थ जनरेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर फोर्थ जनरेशन पे भी अगर आप देंगे टाइम पीरियड 1971 से प्रेजेंट, मतलब अभी तक फिफ्थ जनरेशन हमारी प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं, इसलिए आप कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन अभी चल रही है। और कंपोनेंट यहाँ पर LSIC, उसी IC को आप देखेंगे यहाँ पर बढ़ाया गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेट चिप या माइक्रो प्रोसेसर आज में बोलते हैं, CPU बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, वही हमारा LSIC कहलाता है, जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े काम को बहुत ईजिली और आसानी से कर सकता है। इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, लैंग्वेज, मशीन लिखा है, मतलब कंप्यूटर आज भी काम मशीन में करता है, पर जो हम लोग कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं वो सब इंग्लिश में देते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। मतलब जो हम इंग्लिश में कमांड्स वगैरह देते हैं वो सब हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, और उसको मशीन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। कंप्यूशन टाइमिंग क्या होता था, पिको सेकंड। पिको सेकंड का मतलब 10⁻⁻12, मतलब 10⁻12 से में कंप्यूटर प्रोसेस करके हमको आंसर ला के दे देते। यूज़ कमर्शियल एंड डोमेस्टिक, आज के समय कंप्यूटर हमारे घर पे भी यूज होते हैं और ऑफिस वगैरह में तो यूज होते ही होते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, हर जगह आपको इनका यूजेस मिल जाता है, ऑफिस में, घर पर, कहीं भी आप हैं तो आप पढ़ाई में हर जगह कंप्यूटर में इनका यूज रहता ही रहता है। अब बाकी कंप्यूटर तो आप देख ही रहे हैं, आज के समय के ये मेन कंप्यूटर्स यहाँ पर इस तरह से होते हैं, इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। पांचवी जनरेशन पर अगर आप देखेंगे, फिफ्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर इमर्ज आफ्टर द फोर्थ जनरेशन इज स्टिल बीन डेवलप। कंप्यूटर ऑफ अ फिफ्थ जनरेशन यूज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू परफॉर्म वेरियस टास्क। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सीधे तौर पर क्या है, AI जैसे इस्तेमाल की AI आप देख रहे हैं, जैसे डीप सीक हो गया, ChatGPT हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी AI हैं। फोटो इनहेंस के लिए AI आती है, वीडियो इनहेंस के लिए AI आती है, ऑडियो के लिए AI आते हैं। तो बहुत तरह से AI टूल्स आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और इनमें क्या रहता है कि आपको एक बार पास कमांड देना है, वो अपना काम खुद ब खुद वहाँ पर कर देगा। तो यही फिफ्थ जनरेशन हमारी AI, जितने AI हैं वो सब पांचवी जनरेशन के ही पार्ट हैं, जहाँ पर एक बार आपको कमांड देना, AI आपका पूरा काम कंप्लीट करके दे देगा। अगर आपने ChatGPT या DeepSeek के यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। फिलहाल दिस कंप्यूटर यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन हो गया, R हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, इन इनपुट मेथड का यूज़ करता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एम्प्लॉय ULSI, यूएवी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट स्टैटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, इनका यूज़ करते हैं। पैरल प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। AI टू परफॉर्म अ साइंटिफिक कंप्यूटेशन एंड डेवलप AI सॉफ्टवेयर दे कैन परफॉर्म
intricate tasks such as image recognition, human speech interpretation, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और इस तरह से बहुत सारे काम को करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन इंक्लूड लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक। इस तरह में बहुत सारे एआईज भी हैं, वो सब पाँचवीं जनरेशन के ही पार्ट्स, मतलब पाँचवीं जनरेशन में सीधे तौर पर एआई आ गया, जिनकी मदद से आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर ऑटोमेटिक, एक बार आपको कमांड देना है, प्रॉम्प्ट देना है, फिर वो ऑटोमेटिकली वो कमांड चलता रहेगा। तो फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा कंप्यूटर में कितनी तरह की जनरेशन होती है। मेनली अगर आप आए 4 8 5 जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन है, 5th जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में कंपोनेंट कौन सा आया था ये आपको ध्यान रखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी ये ध्यान रखना है, यूजेस क्या होता था ये ध्यान रखना है, कौन से कंप्यूटर बने थे ये ध्यान रखना है, और यही आपको सेकंड में भी, यही आपको थर्ड में भी, यही आपको फिफ्थ में भी, इन सब में ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा इसका वीडियो अच्छा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।